हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो कि टीवाई बीकॉम का जो सेम 5 का जो पेपर है, जो उसका पेपर का जो डेट आ चुका है 17 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आज आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का एक चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट शीट। ओके, तो कॉस्ट शीट का बेटा मैंने फॉर्मेट यहाँ पे पहले से मैंने लिख के रखा हुआ है, रेडी फॉर्मेट लिख के रखा हुआ है और काफ़ी ईजी फॉर्मेट मैंने इसको लिख के रखा हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा कॉस्ट शीट के अंदर, कि कॉस्ट शीट के अंदर कॉस्ट का जो फॉर्मेट है वो बेटा आपका कंप्लीट होना इंपॉर्टेंट है। अगर कॉस्ट का फॉर्मेट अगर आपको याद नहीं है अच्छी तरीके से तो कॉस्ट शीट में आप जल्दी सम नहीं कर सकते हो। तो बेटा ये कितने मार्क का आने वाला है, तो बहुत लोग पूछते हैं, तो बेटा ये कम से कम आपको आने वाला है ये 15 से 20 मार्क का क्वेश्चन ही आपको आएगा। ओके, तो मैं स्टार्टिंग में आपको कॉस्ट का फॉर्मेट पूरा समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो बहुत फोकस से बेटा ये सम को देखना, बहुत फोकस है। सम मतलब समझना कि ये सम ही है आपके लिए, क्योंकि आपको एक एक फॉर्मेट, आपको एक एक चीज समझनी होगी इसके अंदर। ओके, तो देखते हैं पहला आपका देखो यहाँ पे पहला आपका क्या दिया हुआ है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो बेटा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बेटा यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे 4 चीज लिख के रखी हुई है। मैंने पहली चीज क्या लिखी है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड। मैंने क्या लिखा हुआ है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, तो ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट आपको याद रखना है कि अगर आपको पूछेगा कि आरएमसी के अंदर क्या क्या चीज आती है तो आपको याद होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, कभी कभी ना बेटा यहाँ पे आपको सम के अंदर दिया भी रहेगा परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल। अगर परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल आपको दिया रहेगा ना तो आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, लेस परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, तो अभी देखो ये आप सब ऐड करोगे और जो भी लेस करने आता है मुझसे लेस करके आप डायरेक्टली इसको बाहर लिखोगे तो उसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल आरएमसी। टोटल आरएमसी मींस व्हाट, टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो बेटा ये एमसीक्यू में देखो मैंने बाजू में लिख के भी रखा है कि ये बेटा एमसीक्यू में आ सकता है। तो ये एमसीक्यू में बेटा क्वेश्चन आने वाला आंसर ज्यादा होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि सपोज कि आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है इसके बिहाफ में। अगर आपको पूछा व्हाट इज अ टोटल आरएमसी तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके उसको माइनस करके आपका टोटल आरएमसी आ जाएगा। फिर बेटा उसके बाद क्या है आपका बी क्या आता है आपका बेटा, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट लेबर। तो बेटा कभी कभी एग्जाम में मैंने क्या होता है ना, मैंने देखा बहुत सारे मैंने देखे हुए हैं, तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट लेबर दिया होता है तो बच्चे कंफ्यूज होकर क्या सोचते हैं कि डायरेक्ट लेबर सर कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं फैक्ट्री में उसको उठा के वहाँ पे पुट अप कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट लेबर बेटा दोनों सेम ही होता है। ओके, बी हो गया आपका सी क्या आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डी क्या आपका प्राइम कॉस्ट। सर प्राइम कॉस्ट कैसे आएगा, तो प्राइम कॉस्ट का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख के रखा है ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी मीन्स व्हाट, जो आरएमसी का जो है और जो डायरेक्ट वेजेस है, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो तीनों को आपको ऐड करना है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइम कॉस्ट। तो बेटा आपको याद रखना है एग्जाम के टाइम पे कि प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगा। तो पहला क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड क्या है आपका डायरेक्ट वेजेस और थर्ड क्या है आपका ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर दैट इज कॉल्ड एज अ डी प्राइम कॉस्ट। ओके, उसके बाद आपका ई आता है, ई क्या आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब सर क्या होता है, ओवरहेड्स मींस व्हाट, एक्सपेंसेस। याद रखना है कि आपको जो भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस है वो सबको कहाँ पे लिखना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। ओके, जैसे एग्जांपल फॉर डेप्रिसिएशंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ओके, और आपका आ सकता है इसके अंदर बहुत सारी चीज आ सकती है, बट मैं आपको छोटा छोटा एग्जांपल देता हूँ। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आ गया, या आपका कुछ सुपरवाइजर सैलरीज आ गई, आपकी बहुत सारी जो एक्सपेंस जो फैक्ट्री रिलेटेड हो गई, जैसे कि पावर हीटिंग हो गया, आपके फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री बिल्डिंग हो गई। तो जो भी उसके जो भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो भी रहेंगे, जैसे फैक्ट्री रिपेयरिंग हो गया, कुछ भी अगर आपका है, जो भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स है, तो बेटा आपका कहाँ पे आएगा, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आएगा। फिर दैट इज कॉल्ड एज अ टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब उसको बाकी जो भी आइटम आपका आएगा उसको आपको यहाँ पे लिखना है, उसको इनर में लिख के उसको ऑटोमेटिकली ऐड करके बाहर लिख। जैसे मेरे को यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल एक ही चीज यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फैक्ट्री एक्सपेंस इसके अंदर आ सकते हैं। तो क्या करना है आपको, पूरे अमाउंट को इनर में लिखना है और उसको क्या करना है, ऐड करके डायरेक्टली उसको आउटर में लिखना है। ओके, फिर उसके बाद बेटा आपका क्या आएगा, WIP। बेटा उसका शॉर्ट फॉर्म है WIP का। इसका मतलब क्या होता है, एफ में बेटा क्या आएगा, WIP, वर्किंग इन प्रोग्रेस। तो वर्किंग प्रोग्रेस का मतलब जानते हो आप लोग, कि सब लोग जानते हैं वर्किंग प्रोग्रेस मतलब क्या होता है, कि गुड्स बन रहा है या गुड्स बनने के टाइम पे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे WIP। जैसे आप लोग बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन में जाओगे ना, बिल्डिंग साइड में, तो वहाँ पे लिखा होता है कि WIP मीन्स व्हाट, कि कंस्ट्रक्शन का काम अभी चालू है। ओके, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग आपको दिया रहेगा, क्लोजिंग, तो वहाँ पे आपको सम के अंदर दोनों भी दे सकता है, ओपनिंग भी दे सकता है, क्लोजिंग भी दे सकता है, या कभी कभी सम के अंदर आपको सिर्फ ओपनिंग ही दिया होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपको यहाँ पे इसको ओपनिंग को लिखना है और क्लोजिंग को लिखना है,
ओपनिंग से क्लोजिंग को लेस करना है। बेटा कभी कभी मोस्ट ऑफ मैंने सब में देखा हुआ है कि क्लोजिंग की जो वैल्यू है ना WIP की, वो हमेशा ज़्यादा ही होती है एज कम्पेयर टू ओपनिंग से। ओके, तो आपको उस टाइम पे कैसा करना है, मैंने को यहाँ पे एग्जांपल लेके भी रखा है। जैसे कि यहाँ पे 10 लाख ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग कितना दिया 20 लाख, तो 10 लाख माइनस 20 तो कितना आएगा आपका 10 लाख, बट माइनस में आएगा। तो आपको याद रखना है कि माइनस में आ गया। ओके, उसके बाद आपको क्या निकालना रहेगा, जी आपका क्या आएगा वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट कैसा आएगा आपका D प्लस E प्लस F। सर D प्लस E प्लस F मतलब क्या होता है, D मतलब प्राइम कॉस्ट जो है आपका, E मतलब जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स है, और F मतलब जो आपका यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया जो इसका आंसर आया हुआ है। अच्छा, कभी कभी बेटा माइनस में आया तो यहाँ पे क्या लिखोगे D प्लस E माइनस F लिखोगे। ये कभी प्लस में आया तो यहाँ पे क्या लिखोगे D प्लस E प्लस F लिखना। ओके, तो उससे बेटा आपका क्या निकल जाएगा वर्क कॉस्ट। ओके, तो ये फॉर्मेट आपको इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मेट ए से लेके अभी तक जी तक कंप्लीट हुआ है। इसके आगे कंटिन्यूशन बेटा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है उसका। तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मेट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एच को मैंने नाम क्या दिया है यहाँ पे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का मतलब बेटा यहाँ पे क्या हो गए, रिलेटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस। जैसे एग्जांपल फॉर सैलरी पे कर रहे हैं, ऑफिस में सैलरी पे कर रहे हैं या उसका रेंट पे कर रहे हैं। ओके, जो भी ऑफिस रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे वो सब बेटा कहाँ पे आएंगे, आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में आएंगे। उसके बाद आपका क्या आता है, आई मतलब क्या होता है बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलता हूँ, कॉप्स बोलता हूँ। ओके, तो ये कैसे रहेगा बेटा, जी प्लस एच। जी सर क्या रहेगा आपका वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट का टोटल रहेगा, और एच मतलब क्या रहेगा जो आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो ओवरहेड्स रहेगा, उसको क्या करना है, आपको दोनों को ऐड करना है, और दैट इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद क्या आएगा आपका जे बेटा क्या होता है, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के देखो मैंने यहाँ पे लिखा ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग मतलब क्या, आपने गुड्स को बनाया, तो गुड्स को बनाने के टाइम पे गुड्स का मतलब बना के रेडी हो गया आपका। जैसे यहाँ पे एग्जांपल फॉर WIP था, WIP मतलब क्या होता है, गुड्स बन रहा है। अब गुड्स बनने के बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनिश गुड्स। तो उसके बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग दिया रहेगा, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ओपनिंग से क्लोजिंग को माइनस करना है, जो अमाउंट आएगा सेम बाहर आएगा। सेम टू सेम बेटा जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया वर्क इन प्रोग्रेस में, सेम टू सेम बेटा यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन होगा। उसके बाद क्या आएगा आपका के मतलब बेटा क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बेटा उसको कैसे निकालेंगे, आई प्लस जे मीन्स फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपका अमाउंट आएगा, और जे मतलब क्या, जो आपका यहाँ पे जो अपन ऐड कर लेस करके यहाँ पे जो हमारा अमाउंट आएगा उसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे, और उसको ऐड करने के बाद आपका क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद बेटा क्या आता है आपका एल मतलब बेटा क्या होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, मीन्स व्हाट, रिलेटेड टू सेलिंग एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, किसी को डिस्काउंट देते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है, सेल्स मार्केटिंग एक्सपेंस होते हैं, जो भी सेलिंग के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है, तो वो सब बेटा क्या कहाँ पे आएंगे बेटा, आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर। उसके बाद आपका क्या आएगा, एम में बेटा क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैंने यहाँ पे स्लैश दिया हुआ है टोटल कॉस्ट। इसका मतलब क्या सर, यहाँ पे स्लैश क्यों दिया टोटल कॉस्ट, बेटा बहुत लोग उसको टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं और बहुत लोग उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। कुछ जगह पे इसको लोग टोटल कॉस्ट बोलते हैं, तो मतलब बेटा वही रहेगा कॉस्ट ऑफ सेल एग्जाम में। उसके बाद ये कैसे आएगा बेटा आपका, के प्लस एल मीन्स व्हाट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपका अमाउंट आएगा, प्लस सेलिंग जो भी आपका एल का जो टोटल आएगा, वो दोनों को ऐड करना है, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट। ओके, उसके बाद क्या आपका एंड में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस। बेटा एग्जाम में ना प्लस मत लिख के आना, एग्जाम में आप लोग क्या लिख के आओगे यहाँ पे, ऐड। क्या लिख के आओगे बेटा आप लोग, ऐड मीन्स व्हाट, जो प्रॉफिट है उसको ऐड करना है, और ओ में क्या आएगा आपका सेल्स। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस याद रखना है, टोटल कॉस्ट जो आएगा और जो सेल्स आपको दिया रहेगा, ये दोनों का डिफरेंस जो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ध्यान से देखना कि सपोज से कॉस्ट आपका 10 लाख है, ओके, और सेल्स आपका 15 लाख है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 5 लाख का, तो 5 लाख आपको बीच में लिखना है। तो आपका ओ क्या हो गया, सेल्स। तो यहाँ पे देखो मैं लिख के भी रखा है एम प्लस एन। कभी कभी आपको प्रॉफिट दिया भी हो सकता है, कभी कभी प्रॉफिट आपको निकालना भी होता है, डिफरेंट डिपेंड करता है। अभी देखो बेटा ये फॉर्मेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेटा कोई भी सम है, कॉस्ट में बेटा 4 टाइप के सम होते हैं, यूनिट वाले सम है, नॉर्मल सम होते हैं, एस्टिमेशन वाले होते हैं। बट कैसा है कि ये फॉर्मेट बेटा सब में है, जो सब में सेम ही रहेगा। लेकिन बेटा मैंने आगे का छोटा सा एक शॉर्टकट की दे दिया है। बहुत बच्चों को बेटा यहाँ पे दिक्कत होती है कि सर यूनिट कैसे का, यूनिट ऑफ सोल्स क्या होता है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कैसे निकाले। तो ये बेटा उसका फॉर्मेट में लग के दी दिया है यहाँ पे। पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यूनिट ऑफ सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स
फिर मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो सर कैसे निकलेगा ये एग्जांपल में, अभी सपोज कि यहाँ पे आपको 10 लाख रुपीस दे दिया है यूनिट ऑफ सेल्स, ओके 10 लाख नहीं, सपोज हम 10 ही पकड़ते हैं इसको, और क्लोजिंग आपको दे दिया है यहाँ पे 2, ओपनिंग यहाँ पे आपको दे दिया है 3। तो कैसे करेंगे आपको यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, तो क्या करना है आपको 10 + 2 कितना होता है 12, तो यहाँ पे आपको 12 लिखना है और -3 करना, तो आपको बेटा टोटल कितना आएगा 9। तो जो 9 आएगा बेटा आपका क्या बन जाएगा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सब चीज़ बेटा आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए, ये फॉर्मेट भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा ये कितने मार्क का आने वाला है 15 मार्क का, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, तो कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मैं इसके आगे जो सम्स भी है, मैं इसके आगे सम्स का भी जो मेरा फॉर्मेट है मैं उसको अपलोड करूँगा, तो उसके हिसाब से आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। बट प्लीज़ इसको रिवाइज करो काफ़ी टाइम तक, बिकॉज अब ये फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके बाय।